हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आपको पता है कि आपका एफकेट का एग्जाम 12, 13 और 14 फरवरी में होने वाला है। यानी कि आज से लगभग 20 से 22 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 20 से 22 दिनों को आपको यूटिलाइज करना है और अपने इस एफकेट के एग्जाम को निकालना, और आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप लोग सीरियसली एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज भी करोगे और आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रहेगी और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा भी पाओगे। अगर आप लोग सिर्फ इसीलिए एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, आपको इसका मतलब उतना है नहीं, तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगले 20 से 22 दिन आपके पास है। 22 दिन एक्चुअली है, लेकिन मैं 20 मान के चल रहा हूँ। तो इन 20 दिनों में आपको ये एग्जाम निकालने के लिए, मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए आपके लिए छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेनली मैं स्ट्रेटेजी पे बात करूंगा कि आप इन 20 दिनों में कैसे कैसे करके पढ़ सकते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए लास्ट के 20 दिनों में। और अब मैं जो जो बताऊंगा वो आपको आज से और अभी से शुरू करना है। अभी मतलब ये वीडियो देखने के बाद से शुरू करना है। अब इसके लिए वेट मत करना कि अभी 22 दिन या 20 दिन बचे को 10 दिन बाद पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको एग्जाम निकालना है, कंसिस्टेंट बनिए। 20 दिन अगर आप ईमानदारी से टाइम देते हैं, बहुत इजीली एफकेट का एग्जाम आप निकाल सकते हैं और एयरफोर्स में एक ऑफिसर ऑफिसर के तौर पे अपनी जिंदगी को देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं बात करूंगा इसमें स्ट्रेटेजी की कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और लास्ट का जो हिस्सा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको वहां पे मैं बताऊंगा कि मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ब्रेक करके बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, जिसकी आप लोग एक अच्छे खासे नंबर तक पहुंच पाए, कट ऑफ के पार जा पाए। कट ऑफ के पार जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, कट ऑफ से एक अच्छे खासे नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, वरना एयरफोर्स में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी स्ट्रेटेजी, इस वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ एग्जाम पैटर्न, जो आप सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन शुरुआत करनी है तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं बताना शुरू करता हूँ। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 32, जनरल नॉलेज के 25 आते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 18 क्वेश्चन इसमें आपको देखने के मिलते हैं। और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 100 है। तो 100 इंटू 3, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखा रखा है मैंने ब्रेक करके कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, कितने मार्क्स का क्या है, सब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे कम क्वेश्चंस आपको मैथ्स के दिखेंगे जो कि 18 है, और सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग के दिखेंगे जो कि 32 है। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें खुश हो जाते हैं कि रीजनिंग बहुत लोगों की अच्छी होती है और अधिकतर लोगों की अच्छी ही होती है। 32 क्वेश्चन है, वो सोचते हैं कि यहाँ से हम कवर कर लेंगे। मैथ बहुत लोगों की अच्छी नहीं भी होती है, तो वो सोचते हैं कोई बात नहीं, 18 क्वेश्चन है, यहाँ से हम किसी और सब्जेक्ट में कवर कर लेंगे। लेकिन देखिए, आपको एक हार्श ट्रुथ बताता हूँ और सत्य भी यही है कि रीजनिंग जिसको हम इजी समझते हैं एफकेट के पेपर में, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा नंबर जो कटेंगे ना, वो रीजनिंग में ही कटेंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान देना। सबसे ज़्यादा नंबर आपके कहाँ कटेंगे? रीजनिंग में ही कटेंगे। क्यों कटेंगे ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, जब इसके सिलेबस की और जब इसके क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, तब आपको बताऊंगा क्यों नंबर कटता है वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा नंबर आपके कटने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, बहुत अच्छे से एक अच्छे दिमाग के साथ कंसिस्टेंट रह के, काम दिमाग के साथ आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो कि रीजनिंग अच्छी है तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी। क्वेश्चन में आपके मार्क्स, अधिकतर स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं कि यहीं से नंबर कटते हैं, रीजनिंग से। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो, अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होगी ही होगी। ठीक है, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा अभी आपको आगे चल के कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है इस एफकेट के पेपर में जो सबसे ज्यादा परेशान आपको करने वाला है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नो डाउट इजी से पूछेगा, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेगा आपको कुछ अंदाजा ही नहीं लगेगा उस चीज का। जीके का सेक्शन एफकेट का बहुत अजीब सा रहता है, हमेशा हमेशा से ही। अगर आप लोग, एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप अभी कर रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगले 20 से 22 दिन करंट अफेयर छोड़ दो, क्योंकि एयरफोर्स में एफकेट के एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स को कभी नहीं पूछने वाले। ठीक है, करंट अफेयर्स आपसे कभी भी नहीं पूछे जाते, इसी को ध्यान रखना। करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट मत करो। बाकी जीके की जितने सेक्शन है वो आपको बताऊंगा, उन सब चीजों को कवर करो। 20 दिन में आप इजीली कर सकते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले 20 दिन आप केवल और केवल एफकेट को ही देने वाले हैं, किसी और चीज को अपने दिन नहीं देने वाले। उस हिसाब से स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करने का ट्राई करना।
ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करूंगा, बहुत अजीब सा इसका क्वेश्चन का सिनेरियो रहता है, बहुत अजीब से क्वेश्चन इसमें आएंगे, उनको कैसे टैकल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 18 क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट इजी क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें मैं आपको टॉपिक्स भी बता दूंगा, उन टॉपिक्स के बाहर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ना रीजनिंग में ना मैथ्स में, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस बात यह है कि आपको 20 दिन तक अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 18 क्वेश्चन मार्क्स केवल आएंगे इसमें, 18 क्वेश्चन, लेकिन वो कहाँ कहाँ से आएंगे आपको बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करते हैं रीजनिंग से ही बताता हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा गलती आपकी यहीं पे होने वाली है। आपके सामने स्लाइड में आपको 6 टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ये वाले, ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं, इसके बाहर से आपके एफकेट में रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग पिछले साल तक, मुझे काफी लोगों ने बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ रीजनिंग में, और वो लोग पता है क्या पढ़ रहे होते, स्लॉगिज्म पढ़ रहे होते थे, ब्लड रिलेशंस पढ़ रहे होते थे, रीजनिंग के दूसरे टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, वहां पे वाले टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो हालांकि वो अपने जगह पे गलत नहीं है, उनको रीजनिंग पता है तो पढ़ रहे हैं उस चीज को, लेकिन एफकेट में वो सवाल आपसे नहीं पूछने वाला है। अगले 20 दिन आप केवल इन 6 टॉपिक्स पे ध्यान दो, इन 6 टॉपिक्स के बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मिल भी गया तो आप उसको छोड़ देना, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका इन 6 क्वेश्चन से आएगा और 6 टॉपिक से आएगा। इसमें जो ऊपर के 3 टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन और डॉट फिगर्स, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत है प्रैक्टिस के लिए भी। अगर आप इन 3 टॉपिक्स में प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे ना, तब भी आप एग्जाम में वैसा ही परफॉर्मेंस इन क्वेश्चंस के लिए दोगे जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे उस समय पे। ये 3 टॉपिक्स ऐसे जहां पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करती है, आपका देखने का नजरिया, मतलब एक तरीके से कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस चीज को, वो काम करता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इजी से आएंगे, और ये आप कर भी लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आपके जो क्वेश्चंस गलत होंगे ना, वो नीचे के जो 3 टॉपिक्स हैं यहाँ से गलत होंगे, और आप जब इसके आंसर्स निकाल के आओगे नीचे के 3 टॉपिक्स के वहां पे एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, और वो आंसर निकल के भी आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो आंसर सही ना हो, बताऊंगा अभी क्यों ऐसा होता है। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक हैं, वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन और डॉट फिगर्स। वेन डायग्राम में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको बताता हूँ। वेन डायग्राम में कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको दिए रहेंगे, जैसे बोल देगा कि इंडिया, आपको मान लो दिया उसने इंडिया वर्ड, और एक दे दिया आपको दिल्ली, ऐसे करके 3 वर्ड्स दिए रहेंगे, और इसके लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे नीचे जहां पे आपको वेन डायग्राम बना के दिखाया होगा, एंड यू हैव टू सेलेक्ट दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेन डायग्राम फॉर द गिवन वर्ड्स। अब कौन सा बनेगा, आपको बिना ऑप्शन के आप इसको बना सकते हो। वैसे तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड आएगा, सबसे बड़ा रहेगा वर्ड, उसके अंदर क्या आएगा आपका, इंडिया आएगा, और इंडिया के अंदर क्या आएगा, दिल्ली आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसी लेवल के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन वेन डायग्राम के पूछेगा, दो या दो क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2-3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से, जो कि ऐसे ही बनेंगे। तो बहुत इजी से रहेंगे, जो आप लोग प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, आपकी परफॉर्मेंस उसमें सेम रहने वाली। बस आपको पता रहना चाहिए कि वेन डायग्राम होता क्या है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपको ऐसे वाले मिलते हैं। पिक्चर कंप्लीशन कैसे रहता है, ऐसे करके पिक्चर कंप्लीशन, ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स रहेगा, जहां पे मान लो पिक्चर बन रही है, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, इस तरीके से ये बना, यहाँ पे बना, फिर थर्ड में बोलेगा कि फोर्थ में क्या आएगा। ये मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इतना इतना भी इजी नहीं पूछेगा ऑब्वियसली, लेकिन पिक्चर कंप्लीशन का मतलब यही है कि 3 बॉक्स इस तरीके से कंप्लीट है, तो फोर्थ वाले में यहाँ पे इसको कंप्लीट करना होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है सही जो इस पिक्चर को कंप्लीट कर रहा है, तो कौन सा सही रहेगा, जिसमें इस तरीके से आपका रहेगा ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ रहे इस चीज को, पिक्चर कंप्लीशन में ये होगा आपका। डॉट फिगर्स में क्या होता है, डॉट फिगर्स में कुछ इस तरीके से, मान लो एक ट्राइंगल बना रखा है, एक इसी में रेक्टेंगल बना रखा है, और एक इसी में उसने सर्कल बना रखा है, इन तीनों के बीच में यहाँ पे डॉट फिगर दे रखी है, जो आपको बीच में दिख रही है, यहाँ पे डॉट फिगर दे रखी है, ये क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। अब नीचे क्या करेगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन बनाएगा, जहां पे ऐसी इन तीन फिगर्स को, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और सर्कल को अलग अलग शेप में बनाए रहेगा, और वहां पे इस डॉट को कहीं ना कहीं पे प्लेस किया रहेगा। तो आपसे यही पूछ रहा होता है कि जिस तरीके से इस क्वेश्चन में डॉट इन तीनों के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यहाँ पे प्लेस्ड है, ऐसे ही इन 4 में से वो कहाँ पे प्लेस्ड, कौन से ऑप्शन में इस तरीके से प्लेस्ड है। नहीं समझ आया आपको, एक बार फिर से देख लो। इन तीनों के कॉमन पार्ट में यहाँ पे प्लेस्ड है ना, तो आपको वही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें भले वो किसी भी शेप, किसी भी तरीके से बना रखा हो उसने वहां पे, जिसमें वो डॉट फिगर उन तीनों के कॉमन एरिया में प्लेस्ड होगा, वही ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार कॉमन प्लेस की ही बात करें, हो सकता है कि क्वेश्चन फिगर में दे दे केवल और केवल कहाँ पे है, ट्राइंगल में है, तो आपको केवल वही फिगर ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ट्राइंगल में वो
होगा वहाँ पे, है ना। तो स्टार्टिंग के 3 जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत इजी हैं, और आपको मुझे लगता है कि इतना सा बताने में आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, तो ये आप लोग इजीली कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं होने वाले हैं। गलत क्या होने वाले हैं? लास्ट के 3 टॉपिक्स, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड एनालॉजी। ये 3 टॉपिक्स मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आज अभी से इस वीडियो खत्म होने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है वहीं से डेली इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कहीं से भी कुछ भी करके गूगल में सर्च करो, हजारों क्वेश्चंस आपको इनके मिल जाएंगे। आपको ये प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, इसमें प्रैक्टिस इज नॉट इनफ। इन क्वेश्चन के आंसर्स के लिए प्रैक्टिस इज नॉट इनफ जब तक आपकी एक सही अप्रोच के साथ आप काम नहीं कर रहे हो तब तक। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक्स है ये क्या है? ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज और एनालॉजी। ये जो 3 टॉपिक्स है मेनली सिमिलैरिटी पे बेस्ड होते हैं। सिमिलैरिटी पे, और मैं दूसरा वर्ड यूज करूंगा रिलेशनशिप पे। ये जो तीनों टॉपिक्स है ये रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। अब रिलेशनशिप पे बेस्ड होने का क्या मतलब है? क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, उनके उस जैसे मान लो एक सीरीज दे रखी है, एक के बाद एक उसमें नंबर्स आते चले जा रहे हैं सीरीज में, तो वो नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं, हर नंबर दूसरे नंबर से रिलेटेड रहेगा किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो वो एक रिलेशनशिप है उनके बीच की, कि इसके बीच उसने क्या रिलेशनशिप आपको दिखा रखी है। उस रिलेशनशिप के आधार पे आपको आंसर में चूज करना होगा कि कौन सा आंसर सही रहेगा। तो अब रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है एक दूसरे के बीच रिलेशनशिप को देखने का। हो सकता है कि जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे मैंने रिलेशनशिप निकाली है स्क्वायर के तरीके से, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैंने इस तरीके से एज्यूम किया कि जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का स्क्वायर है, उसका अगला नंबर इस पिछले नंबर का स्क्वायर है, इस तरीके से मैं एज्यूम कर सकता हूँ। कोई इस रिलेशनशिप को किसी और तरीके से एज्यूम कर सकता है, समझ रहे हैं इस चीज को। कोई इसको किसी और तरीके से एज्यूम कर सकता है। तो रिलेशनशिप को एज्यूम करने के तरीके अपने अलग अलग होते हैं, और अपने इन अलग अलग तरीकों की वजह से ही सेम क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एनालॉजी में, ऑड वन आउट में, इन दोनों में आपको डिफरेंट आंसर देखने के लिए मिल जाएंगे। पिक्चर सीरीज में भले ही ऐसा ना हो, लेकिन ऑड वन आउट और एनालॉजी में सेम क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर आपको देखने के लिए मिलते हैं, और आप उनमें से किसी भी आंसर को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और जैसे ही आप लोग उस आंसर को टिक करके आते हो, आप समझते हो कि मेरा सही क्वेश्चन है, ये मैंने सही कर रखा है, मैंने यहाँ से 3 मार्क्स ऑब्टेन कर दिए हैं, वही आपका गलत हो जाता है। तो सही क्या होता है? अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इस रिलेशनशिप को आपको प्रायोरिटी देनी होती है। क्योंकि मैंने ये बता दिया कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, तो प्रायोरिटी कैसे दोगे? ये इस चीज के लिए ना मैंने इसी चैनल पे वीडियो बना रखी है, 2-4 ही वीडियो बनाई है, 4-5 वीडियो ही बना रखी है बस। पहले ही वीडियो में आपको दिख जाएगा रीजनिंग के कि इसमें एनालॉजी और ऑड वन आउट में आप किस तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हो। क्योंकि इस वीडियो जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे बताना संभव नहीं है, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो। आपको जो टाइम लगे, जो भी आपका टाइम स्पेंड होने वाला है, वो आपकी प्रैक्टिस में स्पेंड होना चाहिए। इसीलिए आपको देखना है, इसी में आप चले जाना नीचे प्लेलिस्ट में जाना, रीजनिंग के सेक्शन देखना है मेरे वहाँ पे मैंने बता रखा है एनालॉजी में, ऑड वन आउट में आपको किस तरीके से प्रायोरिटी सेट करनी होती है। कि पहले प्लस माइनस देखना होता है, स्क्वायर क्यूब देखना होता है, फिर आपको स्टेप फॉर्म में आना होता है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेट करो, और जिस तरीके से भी आपका आंसर वहां पे पहले निकल रहा है उस वाले आंसर को आपको टिक करके आना होता है। मान लो क्वेश्चन का आंसर आपका पहले प्लस माइनस वाले तरीके से निकल के आ रहा है, स्क्वायर क्यूब से निकल के भी आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस वाले आंसर को वहां पे टिक करके आना पड़ेगा। आप लोग केवल एक ही मेथड तक वहां पे स्टिक नहीं रहोगे। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको ध्यान रखना। आपको ये फालतू भी लग सकता है बोलना, लेकिन ये फालतू नहीं है। जब आप 20 दिन बाद एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको ये फील होगा। ठीक है, तो आपको ये प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए। मैंने 5 से 6 वीडियो ही बना रखी है बस, आपको वहीं पे जाना है, प्रायोरिटी सेट करना सीखो कि किस तरीके से हमें आंसर के लिए प्रायोरिटी देनी होती है। रिलेशनशिप तो कोई भी कुछ भी एज्यूम कर सकता है, लेकिन सही आंसर क्या होने वाला है वो आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा। प्रायोरिटी कैसे देनी है मैंने बता रखी है, ठीक है, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका रहेगा रीजनिंग का सेक्शन, जहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं मांगते हैं, लास्ट के 3 टॉपिक आपके राइट अप्रोच मांगते हैं। अगर आपने इस तरीके से इन 6 टॉपिक्स को पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता कि आप रीजनिंग के सेक्शन में वीक होने वाले। ठीक है, अभी लास्ट में बताऊंगा कि रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, वो सब बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, जहां से आपके केवल और केवल 18 क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, क्योंकि इसमें एक एक चीज को मैं तोड़ के बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। भले इसको कम लोग देखें, कोई जरूर वो नहीं है, लेकिन जो भी इसको देखेगा इस वीडियो को, मुझे लगता है इसको बहुत फायदा इससे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। इसमें जो आपके सामने स्लाइड पे जो दिख रहे हैं,
इन टॉपिक्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को आप लिख के ले लो, इन टॉपिक्स के बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और जो भी इसमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत ईजी मिलेंगे। हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी न्यूमेरिकल थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाए, आजकल थोड़ा थोड़ा ऐसा कर रहा है, कैलकुलेशन टफ कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा, आपके समझने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे एवरेज हो गया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं, आप इन सब टॉपिक्स को मत करो, बस ये 4 टॉपिक्स करके चले जाओ, आपके मैथ्स में यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ये 4 टॉपिक से तो क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके आएंगे। हर टॉपिक से आप 2 या 2 क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हो। 18 में से 8 क्वेश्चन अगर आपके इन 4 टॉपिक से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये 4 टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए। 24 से 27 मार्क्स सिक्योर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। बाकी 10 क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओ, लेकिन ये 4 टॉपिक्स करो, 8 से 9 क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि ये 4 टॉपिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ईजी होते हैं आपके समझने के लिए भी, और अगले 20 दिनों में आप इसको ईजिली पढ़ भी सकते हो, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपने आज तक कहीं ना कहीं टॉपिक्स पढ़े ही पढ़े होंगे। डेसिमल ऑपरेशन, पोर्ट एंड स्टीम, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को हो जाती है। जिसने प्रैक्टिस करी है मैं तो रिकमेंड करूंगा, दे शुड डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स रिटन इन दिस स्लाइड। बट जिसने अभी तक नहीं किया है तो कम से कम दे शुड गो थ्रू दीज 4 टॉपिक्स: एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क। इन 4 से होके अगर आप जाते हो ना, आपके 8 से 9 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाहर से आपको नहीं आएगा। तो आएंगे बहुत इजी से क्वेश्चंस, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हिम्मत रखना, मैथ्स के लिए बहुत लोग डर जाते हैं मैथ्स में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। एसएससी के लेवल का जो मैथ्स है उससे भी मैं कहूँगा थोड़ा सा लो लेवल का ही इसमें आता है मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हिम्मत बना के रखनी है। 20 दिन आपको कम से कम ये 4 टॉपिक्स, जिसकी पहले से प्रैक्टिस है, सारे के सारे टॉपिक्स उसको पढ़ के तो जाने ही जाने हैं। एवरेज तो आप लोग जरूर पढ़ के जाना, अगर प्रैक्टिस ना कर पाओ तो कम से कम फॉर्मूले जो ट्रिक्स होती हैं इसकी उसको जरूर देख के चले जाना, एवरेज आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको ये सब कुछ करना है। अगर आपको कहीं पे किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है ना, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू आवर ईमेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल दो क्वेरी, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली सॉल्व करूंगा जितना मेरे से सॉल्व हो सकता है। पर्सनली भी आपको मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना इस चीज को, आपके क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं, इसके बाहर से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। कम से कम 4 टॉपिक्स तो आप लोग को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, हिम्मत बना के रखो, क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एफकेट की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, तो ऐसी उम्मीद आपसे की जाती है आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, भले ही वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप भले इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट आप कर चुके हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी इंग्लिश अब एवरेज तो हो चुकी होगी। इंग्लिश भले ही बोलने में ना आती हो वो अलग बात है, लिखने में ग्रामर के बात में करूँ तो ग्रामर आपकी अच्छी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसा ही एयरफोर्स आपसे उम्मीद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश के पोर्शन की बात करूँ तो एक बुक आपने देखी होगी, एसपी बख्शी की आती है, एसपी बख्शी बुक होती है। लास्ट के 20-22 दिन आप लोग एसपी बख्शी को पकड़ो और यहाँ से कोई रूल्स मत पढ़ो, मैं कहूंगा कि आप लोग एक भी रूल मत पढ़ो, क्योंकि जितने रूल्स आपको पता है ऑलरेडी उन्हीं पे खेलो। और लास्ट में जो इसमें एक्सरसाइज दे रखी है ना सॉल्व करने को, डेली आपको एक्सरसाइज वहां से सॉल्व करनी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एसपी बख्शी से आपको डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके किसमें, पेपर में, ठीक है। आपका एक भी वर्ड ऊपर से नीचे नहीं रहेगा, जैसा वहां छपा है ना वैसे आपके पेपर में छपा हुआ आएगा। ईडियम्स, वोकेबुलरी, एरर्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, क्लोज टेस्ट या पैसेज, कुछ पैसेज को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स डिक्टो यहाँ से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 80% चांसेस है कि डिक्टो मिल जाएंगे, 20% में कभी कभी चेंज थोड़ा कर सकते हैं। ऐसे एसपी बख्शी पकड़ो, रूल्स मत पढ़ो, केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपका भला यहाँ से हो जाने वाला है। बाकी कोई इसमें आपको नहीं करना। मिसस्पेल्ड वर्ड्स डेली आपको यहाँ से इसके एस्पेक्ट्स के पीछे सारे के सारे मिसस्पेल्ड वर्ड्स के बारे में दिया रखा है, पैरानिम्स, होमोनिम्स सारे दे रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। डेली इसकी 2 एक्सरसाइज सॉल्व करो, बहुत बड़ी बात नहीं 2 एक्सरसाइज सॉल्व करना डेली, ठीक है। क्लोज टेस्ट इसमें पीछे बहुत सारे दिए हुए हैं, 2 क्लोज टेस्ट आप डेली सॉल्व करो। 20 दिन है यानी कि 20 दिन में कितने 40 सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 2 दिन डेली सॉल्व करो। एरर्स की 2 से 3 एक्सरसाइज डेली सॉल्व करो बिना रूल पढ़े, बिना रूल पढ़े, क्योंकि अब आपके रूल्स काम नहीं आने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। अगर आपको दिमाग में याद है कि अच्छा ये वर्ड ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, वहां पे आप डायरेक्टली टिक करके आ जाओ, क्योंकि एज इट इज जैसे प्रिंटेड है ना वैसे वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस
डेली आपको 10 से 15 ईडियम्स और डेली आपको 10 से 15 वोकेबलरी याद करनी है आज के बाद, ठीक है। मैक्सिमम आप 20 जा सकते हो, कम से कम 15 तो जा ही जाओ, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस वोकेबलरी आपको डेली और पढ़नी आपको एसपी बख्शी से ही है, बाहर किसी और पे मत जाओ, ठीक है। अगर आप कहीं और को फॉलो करते हो तो आप उसी को कंटिन्यू करते रहो। अभी तक आप लोग कंफ्यूजन में थे तो एसपी बख्शी पकड़ो, इसके पीछे सारा दिया हुआ है। पैसेज की प्रैक्टिस आप एसपी बख्शी से करो, लेकिन पैसेज में उम्मीद ये मत करो कि वहीं से छपा हुआ आ जाए, हो सकता है कि आ जाए, उम्मीद मत करो ऐसा। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो और डेली 2 पैसेज आपको यहाँ से सॉल्व करने हैं। सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और डेली आपको इस पूरी इंग्लिश को 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे आपको इंग्लिश को ऑनेस्टली देने हैं। अगर आपको एफकेट निकालना है, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, अगले 20 दिन आपको डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंट बिहेवियर के साथ ये करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ, आप नहीं कर पाओगे इस चीज को, ठीक है। मैं इसमें आपको इसलिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ताकि आपके 200 प्लस मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाए, ठीक है। इसी चीज के लिए बता रहा हूँ, डेली आपको 2 घंटे देने हैं और जितनी इतनी मैंने एक्सरसाइज करने को बताई यही करो, इसके अलावा मत करो। बाकी मैं डेली शॉर्ट्स अपने इस चैनल पे डालते रहता हूँ ईडीएम्स के बारे में, 3 ईडीएम्स डेली बताता हूँ, आप उससे भी गो थ्रू हो सकते हो, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। बहुत सारी चीजें मैं इस चैनल पे करता हूँ जो लोग नहीं देखते हैं अभी तक भी, अगर आप देखेंगे ना आपको जरूर फायदा होने वाला है, तो आप वहां से जा सकते हैं। बहरहाल उसकी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन आप एसपी बक्सी में आओ, इंग्लिश के लिए आपका यहाँ से भला हो जाएगा। इंग्लिश आपकी टफ नहीं आएगी, बहुत ईजी आएगी, आप इजीली कर लोगे, इस चीज के लिए दिक्कत नहीं है। लास्ट पोर्शन है जीके का, सबसे ज्यादा परेशान आपको कोई करेगा तो वो जीके करेगा, ठीक है। चारों पोर्शन में सबसे ज्यादा परेशान आपको जीके करने वाला है मेंटली, क्योंकि आप रीजनिंग में भले गलत करके आओ लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं रीजनिंग कर लूंगा, लेकिन जीके आपको कहीं ना कहीं गलत करवा के ही छोड़ेगा, आते हुए क्वेश्चन आप यहाँ छोड़ दोगे। सबसे पहली गलती तो अधिकतर लोग करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं फिर बोलूंगा करंट अफेयर्स मत पढ़ो, इसमें एक भी करंट अफेयर्स नहीं आएगा, भूला भटका एक आ भी गया उसको छोड़ दो आप, ठीक है। सी ए इसमें बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसमें क्या आने वाला है, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके सामने, ये टॉपिक्स से ही क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आखिरी टाइम पे 20 दिनों में आप ये सब कुछ भी कवर नहीं कर सकते जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि साइंस अपने आप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पॉलिटी बहुत बड़ी है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, 3 हिस्ट्रीज है, बुक्स एंड ऑथर्स कितने सारे पढ़े, तो इंडिविजुअली जाओगे ना तो बहुत ज्यादा ज्यादा इसमें है, तो अब आप इन टॉपिक्स को भी कवर नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, इसमें सिलेक्टिव पढ़ना है बस। हिस्ट्री में आ जाओ, हिस्ट्री में आप ना एंशियंट पढ़ोगे, अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो यू कैन गो थ्रू दैट पार्ट ओनली फॉर द रिवीजन। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप केवल और केवल क्या करोगे, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पूरा नहीं पढ़ोगे बिल्कुल भी, क्या पढ़ोगे इसमें, गांधीयन एरा पढ़ोगे, ठीक है। गांधीयन एरा वो वाला जहाँ पे कांग्रेस वगैरह की बात चलती है, गांधी और कांग्रेस वाला जो हिस्सा है ना, तो केवल उस हिस्से को पढ़ोगे तो वहीं से आपके क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अब 20 दिन में केवल ये पढ़ना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 20 दिन में आप क्या पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया में गांधी वाला आप हिस्सा पढ़ोगे, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। पॉलिटी की बात करूं, अगर आपने पॉलिटी पहले, पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, भले बहुत बड़ा है लेकिन इजी है, बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप कुछ मत करो, अपने संविधान का यूनियन पढ़ लो, यानी कि पार्ट 5। आपको पता है ना पार्ट 5 में क्या है, यूनियन है, संघ है, तो यूनियन को पढ़ के जाओ, आपके 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके यूनियन से आएंगे, ठीक है। केवल यूनियन को पढ़ के जाओ, जो आपका आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक है, ठीक है। इतना पढ़ के जाओगे तो आपकी पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन हो जाने वाले, ठीक है। इससे ज्यादा आप मत पढ़ो, अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आपको रिवीजन तो करना ही चाहिए, नहीं पढ़ी है तो केवल इतना पढ़ लो। ज्योग्राफी की बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा। साइंस की बात करता हूँ, साइंस के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। साइंस मैं कहूंगा कि आप इसको रट के जाओ, और रटोगे कहाँ से, लूसेंट एक बुक आती है, लूसेंट के पीछे बहुत सारे फैक्ट्स तीनों के दे रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दिए हुए हैं। आप उस लूसेंट को 3 दिन में खत्म कर सकते हो, सारे के सारे फैक्ट्स को। और वो अभी 20 दिन बचे हैं तो कोई भी 3 या 4 दिन चुन लो अपने लिए, लूसेंट के पीछे की साइंस पढ़ के जाओ, उसके बाद आपको साइंस का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साइंस के लिए आप कहाँ से कवर करोगे, लूसेंट के पीछे फैक्ट। दिमाग मत लगाओ, 11-12 के नोट्स को रिवाइज करना मत शुरू करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा, और केवल 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे भी तो क्या ही फायदा हो जाएगा उनसे, है ना। इससे बढ़िया है कि फैक्चुअल पढ़ के जाओ, बाकी चीजों में टाइम लगाओ जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साइंस को लूसेंट से पढ़ो और वहीं से पढ़ो बस, ठीक है। 3-4 दिन में आप खत्म कर लोगे। बुक्स एंड ऑथर्स, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा यहाँ से। बुक्स एंड ऑथर्स में क्वेश्चन कौन कौन से बुक्स पूछेगा पता है, जो एंशियंट टाइम की बुक्स होती है, जैसे जो कालिदास की बुक्स है, मेघदूतम है, राजवंशियम, विक्रमवंशियम है, ठीक है, मालवाग्निमित्रम है, जो उस टाइम की बुक्स है ना,
उन बुक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चीज को देख लेना। इस पे आप ट्राई करना कि इसको आप कर लो, वरना मैं खुद आपके लिए ट्राई करूंगा कि इस पे बुक्स एंड ऑथर्स के लिए अलग से आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स बता दूं एफकेट के लिए, ठीक है। इसके लिए मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने बना दिया तो अच्छी बात है, नहीं बना पाया तो कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहना, वरना बना ही दूंगा जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। अन्य अगर कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए स्पेशली तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वो आपके लिए बना दूंगा। साइंस टेक और साइंस टेक की बात कर लेते हैं। साइंस टेक में मेनली क्या है, इसको मैं डिफेंस के साथ रिलेट करके देखता हूँ, ठीक है। इसको बताऊंगा डिफेंस के साथ आपको क्या पढ़ना है साइंस टेक को थोड़ी देर में। स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। स्पोर्ट्स में क्या क्वेश्चन आएंगे, इसके टर्म्स से, ठीक है, कि ये वाली टर्म जैसे लेग बाई है तो ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स को आपको देख के जाना है, ये भी लूसेंट में दिए हुए हैं सारे पीछे। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स यानी कि सबसे पहले ओलंपिक मेडल मतलब गोल्ड मेडल इस पर्टिकुलर इसमें किसने जीता था, सबसे पहले ये किसने जीता था, सबसे पहले वो किसने किया था, ठीक है। ऐसी जो स्पोर्ट्स के सबसे पहले वाले होते हैं ना, वो यहाँ से पूछ लेगा, डेफिनेटली पूछेगा इनमें से एक। स्पोर्ट्स की जो ट्रॉफीज होती है, ट्रॉफी के बारे में कि ये ट्रॉफी कौन से उसमें दी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आप उम्मीद करना, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा ट्रॉफी से। ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स में कौन सी दी जाती है, ये ट्रॉफीज को आप पढ़ के जाएंगे। स्पोर्ट्स कप्स की बात करें तो कप्स कौन से किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछेगा। स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात कर सकता है, ठीक है, कि ये स्पोर्ट्स कहाँ हुआ था सबसे पहले, ठीक है, ये इवेंट कहाँ हुआ था, कब हुआ था। और इसमें ऐसा है ना कि पहला और लास्ट के सिवाय ये 20 के भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेते हैं इसमें कि ये वाला कब हुआ था पर्टिकुलर, ठीक है। एक कभी पूछा कि ये जो पर्टिकुलर खिलाड़ी है ये कौन से हाथ से खेलती हैं या खेलते हैं, राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है उल्टे सीधे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएंगे इसमें। स्पोर्ट्स के लिए आपको लूसेंट अगेन रिकमेंड करूंगा, वरना और भी फैक्चुअल बुक्स कुछ आती है उसके पीछे दिए रहते हैं, वो सारे के सारे आपको कवर कर लेने हैं लूसेंट के लिए, लूसेंट से स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये सारा छोटा सा सेक्शन है, भले बोलने में काफी लंबा टॉपिक लग रहा होगा, टर्म्स ये वो सो, लेकिन छोटा सा सेक्शन है, ये आपका कवर हो जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें जो बुक्स ऑथर्स हैं, अवार्ड्स ऑनर्स हैं, और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म्स, इसके लिए मैं आपके लिए ना वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। अगेन आई एम सेइंग, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे लाइव सेशंस लेता हूँ, आपको पता है, उसको भी मैं कर रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी आप इसके लिए गो थ्रू होंगे, गूगल है आजकल, गूगल में कहीं से भी आप जा सकते हैं, वरना लूसेंट के पीछे सारा का सारा दिया हुआ है, वहां से आपको कवर हो जाने वाला है। अब मैंने बीच में क्या छोड़ा था, साइंस टेक यानी कि डिफेंस की बात करी थी, तो डिफेंस से तो आपको क्वेश्चन करके ही जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिफेंस का एग्जाम है, डिफेंस से ना आए ऐसा हो नहीं सकता। डिफेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों सेनाओं की रैंक्स को देख लेना है। कभी ये पूछ लेगा कि जो आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है एयरफोर्स में किस रैंक के बराबर होता है, या एयरफोर्स में जो मार्शल्स होते हैं या चीफ मार्शल होते हैं वो आर्मी में या नेवी में किस रैंक के बराबर इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। वेपन्स और जो वेपन्स और हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है। वेपन्स, इक्विपमेंट्स और साइंस टेक एक ही बात हम कर सकते हैं, जैसे डीआरडीओ कुछ बनाती है, तो उन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें बोलने में बहुत लग रही हैं, वरना आपके लिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, गूगल में सर्च करोगे एक बार में सारे के सारे निकल के आ जाएंगे। आपको गो थ्रू याद तो आप कर ही नहीं पाओगे, देख के जाना पड़ेगा कि हाँ ये वेपन ये है, ये वेपन ये है, ठीक है, कि ये मिसाइल कौन सी है, ये मिसाइल किस तरीके की है, ये टैंक किस तरीके का है, ठीक है, ये सब, ये गन कौन से तरीके की है, ये आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास, आप कभी एसएसबी की तैयारी करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो रिटर्न की बात होता है, तो एसएसबी की बुक्स में ना ये सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं डिफेंस वाले, तो वहां अगर किसी के पास आप में से है ना, वहां से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स की बात कर सकते हैं, कमांड्स की बात कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके डिफेंस और इसमें देखने को मिल जाएगी। एक क्या छोड़ दिया, ज्योग्राफी छोड़ दिया। ज्योग्राफी ऐसा है ना, थोड़ा उल्टा ही पूछेगा इसमें। ज्योग्राफी आपके वर्ल्ड से पूछेगा, और इंडिया से ही पूछता है, लेकिन वर्ल्ड के काफी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इंडिया के लिए और वर्ल्ड दोनों के लिए बता देता हूँ, आपको सबसे बेहतरीन चीज बताता हूँ। आप मैप खोलो, वर्ल्ड का और इंडिया दोनों का खोलो, मैप के माध्यम से रिवर्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, कंट्रीज, एवरीथिंग, अब 20 दिन बचे हैं, लोकेट करना शुरू करो, दिमाग बैठाना शुरू करो, रट नहीं पाओगे, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों के आप लोग ट्राई करेंगे। मैंने अगेन मैं बोलूंगा, प्लेलिस्ट में जाना एक चैनल की, वहां पे ज्योग्राफी के सेक्शंस में जाना। मैंने स्टार्टिंग में ही, जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये पढ़ाना, मैंने सारी कंट्रीज की लोकेशंस, उनके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें बताई थी, एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ के बताया था। सात के साथ 7 वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगी स्टार्टिंग की, जहां पे आपके सारी की सारी कंट्रीज आपको लोकेशन के साथ देखने को मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वो आपको जरूर, मैं रिकमेंड करूंगा आपको वहां से जरूर देखना चाहिए। वहां से आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे, भले आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आप एलिमिनेट करके आंसर्स को निकाल के आ जाओगे।
इसी में मैंने रिवर्स की लोकेशन सारी की सारी यहाँ पे बता रखी है इसी चैनल पे। प्लेट्यूज बता दिए हैं, माउंटेन्स। मैंने ज्योग्राफी का शायद ही कोई ऐसा पूछने को तो छोड़ रखा हो। आप लोग जा सकते हो वहाँ पे, और मैं समझता हूँ आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि आप अब बुक से नहीं पढ़ सकते हो। आपको कोई ऐसा चीज चाहिए जो कि आपको लोकेट करके दिखाए और आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज यहाँ पे है। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि मॉस्को शहर किस नदी के किनारे है। जिसके दिमाग में रिवर्स की लोकेशन याद थी वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, जिसके दिमाग में याद नहीं थी वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन और पूछ सकता है, कौन से माउंटेन के किनारे कौन सा शहर है, कौन सा देश है, वो सब मैंने बता रखे हैं इसमें, आप वहां से जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अगेन बात करूंगा, रिवर्स प्लेट जो स्टैटिक पार्ट है उसको ही जाओ देख के आओ, बाकी फालतू नजर मत मारो। सोलर सिस्टम को आप जरूर देख के आओ, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा डेफिनेटली। ठीक है, और माउंटेन वगैरह तो आपको देखने ही देखने पड़ेंगे, ये चीज तो है ही है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपको ये सेक्शन तो आपको कवर करके जाना ही जाना पड़ेगा। और जो टाइम होता है ना, टाइम कैसे निकालते हैं वो सब, जो मेरिडियन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जीके का सेक्शन था, थोड़ा डिटेल में मैंने इसको बता दिया। ये चीजें आपको इसमें कवर करनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको सुन रहे हैं तो आपको जरूर ये काम करने वाला है। अपने हिसाब से इसको नोट भी करते चले जाओ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स, उसके बाद दिखाता हूँ कि आपको कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। 19 की बात करते हैं, एफकेट 133 गई थी, 300 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद 142, देन 155 2020 फर्स्ट, 153, 165, 157 पिछले बार की गई है, यानी कि लास्ट टाइम जो गई है 157 गई है, उससे पहले 165 गई है। तो आप एक चीज का आकलन या एस्टिमेशन कर पा रहे होंगे, 300 में से 157 या 165 अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं ये 55 के आसपास, 50 to 55% के आसपास अपने कट ऑफ को रख रहे हैं। तो आपको कम से कम 50 to 55% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे अगर आपको अपना रिटर्न क्वालिफाई करना है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप 55% में संतुष्ट नहीं हो सकते। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत मार्क्स लाने पड़ेंगे, रिटर्न क्वालिफाई करना है तो 55% आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बताता हूँ आपको आगे कि करना क्या है। देखिए इस स्लाइड में देखो, 300 मार्क्स का पेपर है, आपको मैंने पहले ही बताया, और 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और रॉन्ग अगर आप करते हैं तो नेगेटिव कितने की हो जाती है, 1 नंबर की नेगेटिव इसमें हो जाती है। तो इसमें आप ध्यान रखना, आपको भले ही मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, उतने ही ज्यादा इसमें कट भी जाते हैं। आपको लग रहा होता है कि आपका केवल एक ही मार्क्स कट रहा है गलत होने पे, अगर आप एक्चुअली देखो तो आपके 4 नंबर कट रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो उम्मीद लगा रहे थे कि आपको 3 नंबर मिलेंगे वो भी नहीं मिलेंगे, उल्टा एक और चले जाएगा तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपने जो आकलन किया था कि मेरे इतने नंबर बने चाहिए, अब सीधा 4 नंबर नीचे आ जाओगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी मत करके आओ। भले ही आप क्वेश्चन की कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो ना, आप नेगेटिव मार्किंग तब भी मत करो, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको डिमोटिवेशन होगा। इसीलिए नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। भले ही आपके मार्क्स 120 ही क्यों ना बन रहे हो, 120 देखना आपको अच्छा लगेगा बजाय कि आप 60 वहां पे देख के आओ, है ना। तो भले आप फेल हो जाओ बाद में, लेकिन 120 देखना आपको अच्छा लगेगा, 60 देखना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए नेगेटिव मत करके आओ, बाद में आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। नेगेटिव आपको नहीं करना है, इससे बहुत सारे मार्क्स कटते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए ताकि आप 200 प्लस करके आओ। और मैं ऐसा आपको नंबर बता रहा हूँ जो आप इजीली कर भी सकते हो, आपके लिए ये करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजीली आप इसी से कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में 18 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मैंने आपको बताया कि 8 से 9 क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं, 4 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे, वहां से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप उन लोगों को कर ही लोगे, आपको करना ही करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन, वो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और लगा लो, आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैथ्स में करके आओगे, 18 में से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ अगर, तो रीजनिंग में आपके 32 क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 32 क्वेश्चन आएंगे अगर आपके, तो मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल पॉजिटिव मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 32 में से आप कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें करके आओगे, ये क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप वो प्रायोरिटी वाली अप्रोच ध्यान में रखते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जो आप अब वीडियो में जाकर के देखोगे मेरे नीचे, तो वो चीजें ध्यान में रखते हो तो आप 25 क्वेश्चन से कहीं भी चूकने वाले नहीं हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। एफकेट का एग्जाम दे रहे हो और इंग्लिश आपको ना आती हो, ऐसा मैं नहीं मानता। ग्रेजुएशन आपने किया है तो ये इंग्लिश आप इजीली कर लोगे। एसपी बख्शी के पीछे से आपको सारी सारी प्रैक्टिस 20 दिनों में करनी है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से कर सकते हो। 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 मार्क्स या 20 क्वेश्चन से कम इसमें नहीं करके आ सकते हो। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे करके ही करके आओगे, ये ऐसा ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा लोग करके भी आते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं जीके की, जो आपका लास्ट सेक्शन है जो थोड़ा अटपटा रहता है। 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बात करूंगा, 15 क्वेश्चंस आप करके आओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे रहेंगे जो आपको आएंगे आप कर नहीं पाओगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको आ रहे होंगे आप करके आ जाओगे और वो गलत हो जाएंगे। इसीलिए नेगेटिव तो आपको करना ही नहीं है, केवल और केवल वही क्वेश्चंस करने जो आपको आते हैं, और वो क्वेश्चन कितने होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये वाले हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो अगर आप इनकी, तो कितना कितना बनता है, 30 यहाँ बनेगा, 75 आपका यहाँ बनेगा, 60 यहाँ बनेगा और 45 यहाँ बनेगा। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो कितना आएगा, ये कितना आएगा आपका, 210 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 70 क्वेश्चंस कर रहे हो। आपको ने जो जो स्ट्रेटेजी बताई आपको उसी हिसाब से पढ़ना है और इसी हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं मिनिमम। इससे ज़्यादा तो आप कर ही सकते हो, वो तो आपको रोक नहीं रहा है, मिनिमम आपको यही चीजें करनी है और आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होने वाला है। आपको केवल और केवल 155 165 इन मार्क्स तक सिक्योर या आपको लिमिट नहीं करना है। अगर आप ऐसे मार्क्स ला करके अगर आप अपने आप क्वालिफाई कर भी लेते हो ना मेरिट में रिटर्न की, आप एसएसबी के बाद जब फाइनल मेरिट आएगी वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको 200 प्लस कम से कम लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस तरीके से आपको करना है, सब चीजें इसमें थी। तो ये सब कुछ मेरी साइड से था आपके लिए, जो मैं हेल्प कर पाया थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर हमें अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी चीज़ क्वेरी चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपको लगता है कि हाँ इसमें हम लोग वीक हैं, मुझे इस पे वीडियो चाहिए 20 दिन के अंदर अंदर, तो मैं आपके लिए बनाने का ट्राई करूंगा। आप वो बता सकते हैं, ठीक है। हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, और उसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं नीचे भी, ठीक है। बाकी फिर मैं आपसे मिलता रहूंगा आगे। आपके लिए आपको पता होना चाहिए मैं 4 बजे डेली लाइव सेशन लेता हूँ, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेवेंट चीजें यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, एफकेट के। तो वो सब चीजें हैं, बाकी आप और भी चीजें यहाँ पे आगे देख सकते हैं। एफकेट के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। डेट्स याद रख लो, 12, 13 और 14, ये 3 दिन की डेट्स हैं। इन 3 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है। इन 3 दिनों के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा, आप लोग 200 प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके यहाँ से इस वीडियो को खत्म करने जा रहा हूँ। और आप लोग ऐसा जरूर करना, ठीक है। जो जो मैंने इसमें बताया मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करोगे और जरूर करोगे। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आप करोगे, नहीं है तो आप नहीं करोगे, और आप फिर बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।